आप बनाइए, जो 15 दिन में उसको निस्तारण करे। काफी लोगों ने मान लिया। ये 3 महीना का समय सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया में, जिसमें 50 लाख से अधिक थे, तो दिया था, ट्विटर भी थे, तो 25 मई को खत्म हो गया। हमने अपने अधिकारियों के आग्रह के बावजूद हमने कहा एक लास्ट नोटिस दो, गुडविल जेस्चर, वो फिर दिया, उसमें भी आधा टुकड़ा। तो ये रूल 7 गाइडलाइन का अमिताभ जी क्लियर है कि अगर आपने इसका पालन नहीं किया तो आईटी एक्ट की धारा 79 के अंतर्गत जो परिणाम होंगे और बाकी आपराधिक कानूनों के वो लगेंगे। तो ये कानून के अनुसार ये स्थिति आई है, उसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है, न गाजियाबाद केस की भूमिका है। तो ये आपको समझना चाहिए। और उसमें एक बड़ा सवाल ये है कि अगर भारतीय आईटी कंपनी अमेरिका जाती है तो वहां का कानून पालन करती है कि नहीं। अगर भारत की दवा बनाने वाली कंपनी अमेरिका में दवा बनाती है तो उस कानून का पालन करती है कि नहीं। तो भारत में आप सैकड़ों करोड़ रुपया कमाते हैं, आपका स्वागत है। 100 करोड़ ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, लिंक्डइन के यूजर्स हैं, अच्छी बात है। आप बिजनेस करिए, पैसे कमाइए, नरेंद्र मोदी जी की आलोचना करिए, रविशंकर की करिए, लेकिन भारत के संविधान को तो मानना पड़ेगा, भारतीय कानून को तो मानना पड़ेगा। ये एक बात मैं कहूंगा। और दूसरी बात जो आपके दर्शकों के लिए जानना बहुत जरूरी है, ये कंपनियां हमें लोकतंत्र का ज्ञान न दे। भारत का लोकतंत्र बहुत मजबूत है, संविधान है, जनता के द्वारा चुनाव होता है। आसाम में भाजपा हारती है, बंगाल में जीतती है, बंगाल में हार जाती है। बहुत आजाद न्यायपालिका है। अभी आप देख रहे हैं कोविड में कितने कड़े कड़े सवाल उठाए गए। आजाद मीडिया है, अमिताभ बाबू बैठे हुए हैं, भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री सवाल पूछ रहे हैं, और पब्लिक है। तो ये जो हमें कुछ लोग प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी अमेरिका से हमें ज्ञान देती है लोकतंत्र का, ये कृपया करके न दें। जैसे टोलकीट का मामला हुआ था कुछ दिन पहले, उसके ऊपर भी एफआईआर दर्ज हुई थी, आपको याद होगा। हमारे कई वरिष्ठ नेताओं के जो वेरिफिकेशन थे उसको गायब कर दिया गया, और अब गाजियाबाद में हुआ है। तो आपको लगता नहीं है कि एक वन साइडेड कंप्लायंस चल रहा है वहां पर? नहीं, मेरा कहना दूसरा है। आप प्लेटफॉर्म हैं तो मतलब आपका अपना कोई विचार नहीं है ना। जो आपके यूजर्स अपना विचार रखते हैं, एक दूसरे आप देते हैं। हाँ, अगर कोई बिल्कुल आतंकवाद को प्रमोट कर रहा है, हिंसा फैला रहा है, या किसी महिला की गरिमा पर चोट पहुंचाई जा रही है, हम समझ सकते हैं। लेकिन अगर आप स्वयं निर्णय करेंगे क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा, क्या मैनिपुलेटेड है क्या मैनिपुलेटेड नहीं है, तो ये सवाल तो उठेंगे कि गाजियाबाद में जो बिल्कुल एक फेक न्यूज की बात आ रही है, जो कहानी नहीं थी बताई जा रही थी, तो आपने वहां मैनिपुलेटेड क्यों नहीं कहा। जब आप अमेरिका के कैपिटल हिल पर हमला होता है तो आप सबका ट्विटर अकाउंट बंद कर देते हैं, उस समय के राष्ट्रपति का। जब यहां लाल किले पर हमला होता है, तो ये आपके किसान आंदोलन में, और नंगी तलवार लेकर के टीवी 18 पर भी दिखाया जाता है आपके कार्यक्रम में, तब तो आप कहते हैं ये बोलने की आजादी है, जबकि लोग मार रहे हैं पुलिस वालों को, 20 फीट गड्ढे में फेंक रहे हैं। ये दोहरे मानदंड नहीं चलेंगे। बहुत विनम्रता से। आप जब से आईटी मिनिस्टर बने हैं, लगातार एक आपने मुहिम चलाई कि सब लोग उत्तरदायी हो भारत सरकार के, हो भारत जो नियम कानून है उससे। आपने कई बार ट्विटर से लेकर व्हाट्सएप, फेसबुक, सबको आपने नोटिस भी भेजा है। समय सीमा खत्म हो गई, सारी कंपनियों ने मान लिया, ट्विटर अभी भी नहीं मान रहा है। अब क्या चाहेंगे आप लोग, अब ट्विटर क्या करें? देखिए, मुझे बहुत विनम्रता से कहना है, हम भारत सरकार से कोई कंप्लायंस नहीं अपेक्षा करते हैं। भारत के कानून और भारत के संविधान, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। और अमिताभ बाबू, ये जो विषय है, ये मोदी जी की सरकार बनाम ट्विटर नहीं है, नहीं भाजपा बनाम ट्विटर है। ये ट्विटर बनाम जो उसके यूजर्स हैं, जिनका दुरुपयोग होता है, मिसयूज होता है, एब्यूज होता है, उनके अधिकारों की लड़ाई है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। अब जहां तक आपने बात की, कानून क्या कहता है ट्विटर जानते हैं। सरकार का विचार था, जो हमने बता दिया कि हमने अंतिम नोटिस दिया, पूरा कंप्लायंस नहीं हुआ, तो अब नहीं किया, तो जो भी कानून का परिणाम है वो आपके सामने है। एक बात उठती है अभी सर बार बार की, जैसे नाइजीरिया ने ट्विटर को बाहर कर दिया, चीन ने ट्विटर को बाहर कर दिया, तो अगर ट्विटर इतने सारे नोटिस देने के बाद, इतने सारी चेतावनी देने के बाद, अब कानून, अब इस गाजियाबाद की घटना के बाद भी क्या सरकार, क्या इसको लेकर कुछ अपना रुख नहीं दिखाना चाहिए? ट्विटर को हम क्यों नहीं बंद कर दें? मैं आपको स्पष्ट करता हूं, नरेंद्र मोदी की सरकार बंद करने में विश्वास नहीं करती है।
ये लोकतंत्र है ना। ये कंपनियां आए, पैसा लगाएं, सब कुछ करें, अच्छी बात है, मुनाफा भी कमाए। और मैं मानता हूं कि बहुत सारे सोशल मीडिया कंपनी ने अवसर भी दिया है, लेकिन आप भारत का कानून क्यों नहीं मानेंगे? अब आजकल कुछ लोग ये स्वर दे रहे हैं कि इन कंपनियों के कारण क्या भारत के बिजनेस साख पर असर पड़ेगा। ये कौन सा तर्क है भाई? कभी कहेंगे कि बोलने की आजादी के ठेकेदार हम ही हैं। अमिताभ बाबू, मेरा एक ट्वीट है कि 2021 में 21 बिलियन अधिक पूंजी निवेश हुआ है हमारे आईटी और कम्युनिकेशन में। दुनिया वालों को बहुत विनम्रता से बताऊंगा, भारत एक बहुत बड़ा बाजार भी है, 130 करोड़ आबादी है, 126 करोड़ प्लस आधार कार्ड है, 70 करोड़ से अधिक लोग इंटरनेट का यूज करते हैं, 70 करोड़ स्मार्टफोन है, आपके पास भी है, जो मिनी कंप्यूटर है। आज भारत डिजिटल पेमेंट में दुनिया का नंबर 1 देश बना है। आप देख रहे हैं स्टार्टअप मूवमेंट आया है, तो ये दुनिया की कंपनी इसलिए आती है कि भारत एक बड़ा बाजार है, और वो आए, स्वागत है। उसमें ट्विटर भी है, इसलिए स्वागत है। ईस्ट इंडिया कंपनी न बने। विनम्रता से ईस्ट इंडिया कंपनी को गुजरे जमाना हो गया। उनका क्या तर्क था? मुनाफा भारत से कमाएंगे, कानून इंग्लैंड कमा लेंगे। ये अब नहीं चलेगा। वही सर, भारत नरेंद्र मोदी की अगुवाई में अमिताभ बाबू अपनी डिजिटल संप्रभुता से समझौता नहीं करेगा। वही सर, दिशा निर्देश ऐसे कोई सख्त नहीं आप लोगों ने बनाया आपने कि कंप्लायंस ऑफिसर, नोडल ऑफिसर, ग्रीवांस ऑफिसर और भारत का पता देने को कहा है। सारी कंपनियां मान गई हैं, तो कानून ज्यादा सख्त नहीं है, मंत्री बड़ा सख्त है, पीएमए बड़े सख्त हैं, तो फिर ये सख्ती क्यों नहीं समझ पा रहा है? नहीं, हमें आप एक चीज बताइए, आपने अच्छा कहा कि एक नोडल ऑफिसर, एक ग्रीवांस ऑफिसर या एक कंप्लायंस ऑफिसर के लिए कोई यूपीएससी की परीक्षा करनी पड़ेगी आईएएस आईपीएस की तरह, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, फाइनल एग्जामिनेशन। ये क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है? हम भी जानना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं नियत पर सवाल तो उठेगा। अब उनके द्वारा कभी ये कहा जा रहा है कि हमारे कंसल्टेंट ने एडवाइस किया है कि जब तक आप भारत का दफ्तर नहीं स्थापित कर लें तब तक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर नहीं बना सकते आप। अब ये कौन सा तर्क है? ये ठीक नहीं है। एक ओरिजिनेटर की बात हो रही थी, व्हाट्सएप मान गया है, तो किसी देश की जनता को जो सरकार ने दिशा निर्देश दिए हैं उसके बाद ऐसा तो नहीं है कि जो नॉर्मल बातचीत कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, जो नॉर्मल फेसबुक पे इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनको कोई डरने की जरूरत है कि उनकी प्राइवेसी में दखल हो जाएगा? आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। आपके चैनल पर अमिताभ बाबू के सामने मैं व्हाट्सएप के भारत के सारे उपयोग करने वालों को आश्वस्त कर रहा हूं कि भारत के व्हाट्सएप के ऑर्डिनरी यूजर को कुछ नहीं परेशान होने की जरूरत है। ये आईटी मंत्री का आश्वासन है। पति पत्नी के बीच व्हाट्सएप, पति पत्नी के बीच व्हाट्सएप, मित्रों के बीच व्हाट्सएप, वकील मोकिल, डॉक्टर पेशेंट, अमिताभ बाबू पत्रकार और उनके सोर्स, पारिवारिक व्हाट्सएप, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। समझ गए आप? इसमें हमें कुछ नहीं कहना है। हमने क्या कहा है? ऐसे मैसेज जो वायरल हो चुके हैं, जिसके कारण दंगा हो रहा है, हिंसा हो रही है, मॉब लिंचिंग हो रही है, एक महिला को नग्न रूप से या बाकी का दिखाया जा रहा है, या किसी बच्चे का यौन शोषण दिखाया जा रहा है, ऐसे मामलों में आपको बताना पड़ेगा खुराफात किसने शुरू की, और जब बाकी कानूनी व्यवस्था जो है वो उसमें प्रभावी नहीं हो पा रही है। और अगर ये वायरल मैसेज बाहर से आया व्हाट्सएप पर, तो हिंदुस्तान में खुराफात पहले किसने शुरू की? तो लोकहित में हम मांग रहे हैं। और जो हमसे पूछते हैं कि डिक्रिप्ट करना पड़ेगा, तो याद है ना आपको कैम्ब्रिज एनालिटिका को 5 लाख फेसबुक का भारतीयों का हिसाब दे दिया गया था, और मैंने सीबीआई की इंक्वायरी कराई थी, तो कंपनी ही बंद हो गई। ये बताइए कि आजकल व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी में जो है ये कहते हैं कि हम अपने बिजनेस एसोसिएट से शेयर करेंगे, लेकिन अमिताभ जी हम एक विषय प्राइवेसी का उठाना चाहेंगे आपके दर्शकों के लिए। प्राइवेसी का मतलब क्या है? हम निजता का पूरा सम्मान करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मैंने स्वागत किया, लेकिन मैं कुछ आपके दर्शकों के लिए कुछ विचार के मुद्दे छोड़ना चाहता हूं। आप क्या खाते हैं ये आपका निजी मामला है। आप होटल में जाएंगे, बिल आएगा तो उसने मालूम कर लिया कि आपने क्या खाया है। आप कहां यात्रा करेंगे आपका निजी मामला है। लेकिन जिस दिन आप मुंबई जाएंगे तो प्लेन से लेंगे तो टिकट डिजिटल है। दिल्ली हवाई अड्डे पर आपका सिक्योरिटी चेकअप होगा तो वो आपकी फोटो आएगी तो डिजिटल है। रेल से जाएंगे तो टिकट डिजिटल है।
तो फिर आप साइकिल करते हुए मुंबई जाइए अगर आपको प्राइवेसी की इतनी चिंता है। तो इस प्राइवेसी का मतलब है आपकी सेक्सुअल लाइफ, आपका मेडिकल रिकॉर्ड, आपका इनकम रिकॉर्ड, आपके बच्चों की प्राइवेसी, आपके निजी पारिवारिक मामले, ये प्राइवेसी है। एक मिनट और सुनो, मैं इलेक्शन लड़ता हूं तो मुझे अपना पूरा देना पड़ता है ना प्रॉपर्टी का डिटेल, और आपको दिखाते हैं ना टीवी पर कि रविशंकर प्रसाद की ये कमाई है, ये पढ़ाई है, पत्नी की। एमपी बनिए तो लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन को देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है? मिनिस्टर बनते हैं तो पीएम को देना पड़ता है। ये सब वेबसाइट पर है, तब कहां है प्राइवेसी? तो दिक्कत क्या है कि जो पहले राइट टू इंफॉर्मेशन के पैरवीकार थे कि रविशंकर प्रसाद फाइल में क्या लिखते हैं वही मिलना चाहिए, वो आजकल राइट टू प्राइवेसी के झंडा लबरदार हो गए हैं। ये भी दिक्कत है। रवि सर, आखिरी सवाल चलते चलते, गाजियाबाद में जो हुआ, अब तो माना जा रहा है काफी फैब्रिकेटेड है, वो जितने विजुअल थे वो भी फैब्रिकेटेड थे। सरकार ने अपना केस कर दिया वहां पर। क्या आप लोग भी ट्विटर को इस बाबत कुछ नोटिस भेजेंगे या भेजने की तैयारी हो रही है कि आप तमाम कंप्लायंस भी नहीं मान रहे और ऊपर से ये घटनाएं भी हो रही हैं? देखिए, पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ये पुलिस का काम है। लेकिन इस घटना से ट्विटर को सीखना है कि जिस तरह से आप मैनिपुलेटेड मीडिया का मानदंड लेके चलते हैं तो आपका डबल स्टैंडर्ड है क्या? ये सवाल तो उठेंगे और उठने भी चाहिए। मैं यही कहूंगा, सोशल मीडिया भारत में व्यापार के लिए आजाद है, पैसे कमाइए, जनता को अवसर दीजिए, भारत के संविधान और भारत के कानून को तो मानना पड़ेगा। और देश की जनता कू पर है, अपील नहीं करेंगे अपना? देश की जनता कू पर आ जाए? नहीं, ये तो उनका काम है, मैं इसमें कुछ नहीं, मैं भी कू पर हूं और शायद मेरे 15 लाख फॉलोअर हो चुके हैं और कल भी जो मैंने अपना ट्वीट किया उसको पहले कू पर ही किया। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज 18 से बात करने के लिए।